HCl का एक ही मोल लगता है, तो इसका मतलब 4 ग्राम के लिए सल्फर, वहां पे आपको केमिकल रिएक्शन मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, हम स्टोकोमेट्री पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको स्टोकोमेट्री में क्या क्या करा दिया है। हमने यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी कवर कर लिया है, परसेंटेज यील्ड मैंने आपको करा दिया, परसेंटेज लॉस हो गया, परसेंटेज गेन हो गया है। तो ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं और इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो इसमें आपका एक लास्ट टॉपिक रहता है लिमिटिंग रिएजेंट का। तो आज हम लिमिटिंग रिएजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में पहले लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे कि होता क्या है, उसको पहले अच्छे से समझेंगे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से। देखो इधर लिमिटिंग रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिट स्टोकोमेट्री का। लिमिटिंग रिएजेंट, तो आपको एक केमिकल रिएक्शन देगा और उसमें आपको क्या करना है, रिएक्टेंट, क्योंकि बीकर के अंदर तो आप रिएक्टेंट ही ऐड करोगे, तो वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा रिएक्टेंट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले तो आप कहाँ पे चेक करोगे, ऐसी रिएक्शन के अंदर जहां पे आपका एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 रिएक्टेंट्स या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, तो ऐसे रिएक्शन के केस में आप सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन के अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है तो फिर हम वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट चेकआउट नहीं करते हैं, बात समझ रहे हो, वहां पे हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जिस रिएक्शन के अंदर 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो हमें सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट ही पता करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट का हमें अमाउंट निकालना पड़ता है और प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है, बात समझ रहे हो। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपको कहाँ पे चेक करना है, जब किसी रिएक्शन के अंदर 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स आपके प्रेजेंट होंगे, तो पहला काम है कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करो। देखो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आपको देखने को मिले, कोई नहीं पूछता है कि ये रिएक्शन है, इसके अंदर बताओ कि आपका कौन सा रिएक्टेंट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट की तरह लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। ऐसा ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे क्या होगा कि आपके कुछ और वहां पे आपको वो निकालने को कहेगा, जैसे परसेंटेज प्योरिटी भी वहां पे लगा सकता है, परसेंटेज यील्ड भी लगा सकता है, बात समझ रहे हो। तो आपको ये खुद से चेक करना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि रिएक्शन के अंदर आपके कितने रिएक्टेंट्स हैं। अगर आपका सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है तो आप लिमिटिंग रिएजेंट चेक नहीं करोगे, आप उसके बिना ही आप रिएक्शन कर सकते हो, मतलब जो भी आपको रिएक्शन में निकालना होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा, आप वो निकाल सकते हो। लेकिन जिस रिएक्शन के अंदर 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, तो पहला काम होगा कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है, ठीक है ना। चाहे वो लिमिटिंग रिएजेंट पूछे ना पूछे, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका पहला काम क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट पता करो कि कौन सा रिएक्टेंट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। क्योंकि अगर आपने ये चेक नहीं किया और आपने इसके बिना ही प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल दिया, और मान लो कि आपने प्रोडक्ट का अमाउंट जो है ऐसे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकाला जो कि एक्सेस में प्रेजेंट है, तो फिर आपका अमाउंट क्या आएगा, गलत आएगा। क्योंकि अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है और उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं प्रोडक्ट का अमाउंट निकालूंगा, तो वो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेस वाला तो रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, उसका कुछ अमाउंट रिएक्ट हो रहा है, कुछ अमाउंट उसका बीकर में वैसे ही पड़ा हुआ है। अब जब वो बीकर में उसका अमाउंट पड़ा हुआ है तो अकेला तो प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आप प्रोडक्ट का अमाउंट निकालोगे तो वो क्या आएगा, आपका गलत आएगा। तो इसीलिए सबसे पहला काम क्या है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट देखो जरा, when two or more reactants, when two or more, when two or more reactants are present in the reaction, in the reaction, then first check, then first check, first check the limiting reagent, first check the limiting reagent या लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट कह लो या लिमिटिंग रिएक्टेंट कह लो, एक ही बात है, लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बात समझ रहे हो। तो ये आपका पहला पॉइंट है, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट चेक कहाँ पे करना है। तो देखो, जो ज्यादातर जो रिएक्शंस होती है, मोस्टली जो रिएक्शंस होती हैं उसमें आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स ही मिलते हैं, और जब भी किसी रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं तो आपका पहला काम है कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना, कि कौन सा रिएक्टेंट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है और कौन सा रिएक्टेंट एज ए एक्सेस वाले रिएजेंट की तरह काम कर रहा है।
लेकिन जिस रिएक्शन के अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है, हमें वहां पे लिमिटिंग एजेंट पता करने की कोई जरूरत नहीं होती है, उसके बिना ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट है। अब हम पता कैसे करेंगे कि भाई कौन सा रिएक्टेंट एज ए लिमिटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? तो जो रिएक्टेंट रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, जो रिएक्टेंट रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो दोज रिएक्टेंट दोज रिएक्टेंट which is reacted completely, which is reacted completely in the reaction, in the reaction is called limiting reagent, is called limiting reagent या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, एंड दोज रिएक्टेंट्स, and those reactant which is not reacted completely, which is not reacted या consumed, reacted या फिर consumed completely in the reaction, in the reaction is called excess reagent, is called excess reagent। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट कहते हैं, या फिर हम इसे एक्सेस रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। एक्सेस रिएक्टेंट, बात समझ रहे हो? तो लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है? जो रिएक्टेंट रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम होता है, जो रिएक्टेंट रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, वो क्या होता है? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और जो कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करता है, वो क्या होता है? हमारा एक्सेस रिएजेंट होता है। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे आता है कि प्रोडक्ट का अमाउंट, जो प्रोडक्ट की जो यील्ड होती है, वो किस पे डिपेंड करता है? ये याद रखना हमेशा कि वो लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि रिएक्शन के अंदर जब तक आपका लिमिटिंग एजेंट प्रेजेंट है, जब तक वाला रिएक्टेंट प्रेजेंट है जो कि एज ए लिमिटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो वहां पे दूसरा रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है। और जब तक दोनों रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे, तब तक आपका प्रोडक्ट बनता जाएगा। लेकिन जैसे लिमिटिंग एजेंट रिएक्शन में पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो आपको सिर्फ बीकर में क्या मिलेगा? दूसरा वाला रिएक्टेंट जो कि एक्सेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का अमाउंट कभी भी एक्सेस वाले रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट वाले रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो जो प्रोडक्ट का जो यील्ड है, जो उसका अमाउंट है, ऑलवेज आप किससे निकालोगे? लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में ही निकालोगे। समझ गए? ठीक है, तो तीसरा पॉइंट लिख लेना, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट या फिर यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। आप समझ रहे हो? तो प्रोडक्ट का अमाउंट या प्रोडक्ट की यील्ड किस पे डिपेंड करेगा? वो लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। आप कभी भी एक्सेस वाले रिएजेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट का अमाउंट नहीं निकालोगे। आप समझ रहे हो? ठीक है, तो इतना नोट कर लो इसे, और फिर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, और फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे कि आपको क्वेश्चन के अंदर इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, मैं फिर से भी बता देता हूं, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जिसमें वो आपसे लिमिटिंग रिएजेंट पूछेगा। इतना आसान क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है कि लिमिटिंग रिएजेंट पता हो। ठीक है, लेकिन आपको अगर कोई रिएक्शन दे रखा है, तो मैंने आपको बताया ना, अगर दो रिएक्टेंट्स या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, वो रिएक्शन के अंदर कुछ और पूछ रहा होगा, लेकिन पहला काम आपका क्या है कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करो। ठीक है ना? आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट देखना पड़ेगा, फिर आगे आप क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, जो वो कह रहा है वो निकालोगे। समझ गए? जैसे भी क्वेश्चंस करेंगे आपको चीज समझ में आ जाएंगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम इसके, ठीक है ना, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। नोट करो, कर लिया भाई सबने? चलो, अब जरा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं हम, एक रिएक्शन ले लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है, 4HCl गिव्स टू मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 प्लस में Cl2 प्लस में वाटर 2H2O। ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन के अंदर पहले तो रिएक्शन आपकी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। मैं आपको स्टार्टिंग से ये बता रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्री के जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे आपको केमिकल रिएक्शन मिलेगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और हमें जनरली क्या करना पड़ता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का अमाउंट बताना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का ही अमाउंट बताते हैं हम, तो इसमें हम मोल कंसेप्ट लगाते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर मोल कंसेप्ट लगा रहे हो तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है, और अगर आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा रहे हो तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। तो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो इस रिएक्शन में देखो आपके टोटल कितने रिएक्टेंट्स है, 2 रिएक्टेंट्स हैं। तो जब भी किसी रिएक्शन के अंदर आपको 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलेंगे, तो पहला काम क्या है, लिमिटिंग एजेंट पता करो। तो मैं क्या करता हूं, अपनी तरफ से यहां पर इसके मोल्स ले लेता हूं कि मैंने बीकर के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड HCl के इतने इतने मोल्स ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो ले लेते हैं भाई जरा इसके। तो सपोज करो मैंने, ये पहला केस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड मैंने 4 ले लिए हैं, और HCl के मोल्स कितने ले लिए, 20 ले लिए हैं। तो अब आपको पता करना है कि यहां पर लिमिटिंग एजेंट कौन होगा, क्योंकि जब तक आपको लिमिटिंग एजेंट पता नहीं लगेगा तब तक आप प्रोडक्ट का अमाउंट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। बात समझ रहे हो भाई, किसी ना किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही तो प्रोडक्ट का अमाउंट निकालोगे। और सपोज करो आपने ऐसे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल दिया जो कि बीकर में एक्सेस में प्रेजेंट है, उसका पूरा अमाउंट जितना आपने ऐड किया वो रिएक्ट ही नहीं हो रहा है, तो फिर आपका प्रोडक्ट का जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हो। तो इसीलिए सबसे पहला काम है लिमिटिंग एजेंट पता करो। तो लिमिटिंग एजेंट पता करते हैं यहाँ पर। तो देखो जरा लिमिटिंग एजेंट कैसे पता करेंगे। तो जब भी आपको रिएक्शन दे रखी है ना, रिएक्शन दे रखी है, तो आप क्या करो, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग आपको से सॉल्व करना होता है। जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन में डेटा वो तो आपको जो मर्जी दे देगा, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। यहाँ पे तो मैं कितने भी मोल्स इसके ऐड कर सकता हूँ बीकर में। सपोज करो मैंने यहाँ पे इतने मोल्स ले रखे हैं, ठीक है, कोई और कुछ और मोल्स बोल देगा तो मैं वो भी ले सकता हूँ। तो ये डेटा तो ठीक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl की रिएक्शन होगा, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के 1 मोल रिएक्ट होंगे और HCl के 4 मोल्स रिएक्ट होंगे। मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड के 1 मोल को कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए मुझे HCl के 4 मोल्स रखने पड़ेंगे, तब जाके आपकी यहाँ पे ये पूरे के पूरे कंप्लीटली रिएक्ट कर पाएंगे। बात समझ रहे हो। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में देखो जरा, रिएक्शन में तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का 1 मोल रिएक्ट होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का 1 मोल रिएक्ट होता है, तो HCl के कितने मोल्स रिएक्ट होते हैं, 4। 1 मोल को रिएक्ट कराने के लिए, 1 मोल को कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए HCl के 4 मोल्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू रिएक्शन है। अब क्वेश्चन के बेसिस पे आ जाओ, जो आपको क्वेश्चन में डेटा दे रखा है उसके बेसिस पे आप निकालो। अब मैंने देखो क्वेश्चन के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड के मोल्स कितने ले रखे हैं, 4 मोल्स ले रखे हैं। तो जब मैग्नीज डाइऑक्साइड के 4 मोल्स रिएक्ट होंगे, तो फिर HCl के कितने मोल्स रिएक्ट हो जाएंगे, 1 मोल पे 4 है, तो 4 पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4 पे कितना हो जाएगा, 16। अब ये देखो कि 16 मोल्स आपके बीकर में प्रेजेंट हैं या नहीं है, बिल्कुल है, 16 मोल से ज्यादा ही है, 4 मोल ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड के जब 4 मोल्स रिएक्ट होंगे, तो HCl के 20 में से सिर्फ 16 मोल्स ही रिएक्ट होंगे, ठीक है ना। तो ये 20 में से सिर्फ 16 मोल्स ही रिएक्ट होगा, इसके कितने मोल्स बच जाएंगे, बीकर में 4 मोल्स एक्सेस में पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि आपका HCl यहां पर एज ए एक्सेस वाले रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड एज ए लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला केस क्या था, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड के मोल्स, मैग्नीज डाइऑक्साइड के मोल्स HCl के मोल्स से ज्यादा हैं, ठीक है। एक मिनट को जरा, यहां पर उल्टा हो गया ये, एक मिनट एक मिनट। मैंने बीकर में क्या कर रखे हैं, HCl के मोल ज्यादा डाल रखे हैं, HCl के मोल्स क्या कर रखे हैं मैंने यहाँ पे ज्यादा डाल रखे हैं, ठीक है। तो पहले केस में क्या है कि HCl के मोल्स जब आपके मैग्नीज डाइऑक्साइड से मोल से ज्यादा हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड के मोल से क्या है, ज्यादा हैं, तो यहां पर क्या होता है कि आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड एज ए लिमिटिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो दस MnO2, MnO2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जब ये लिमिटिंग रिएजेंट है,
तो फिर प्रोडक्ट का अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट की यील्ड किस पे डिपेंड करेगा, वो इसी वाले रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। एंड द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट एंड द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड है। मैग्नीज डाइऑक्साइड के अमाउंट पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे क्या आपका ये लिमिटिंग रेजेंट है, ये आपका लिमिटिंग रेजेंट है और ये आपका एक्सेस रिएजेंट है। यहाँ पे इसके टोटल 16 मोल्स ही रिएक्ट हो रहे हैं, 4 मोल्स इसके बीकर में एक्सेस में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मुझे सपोज करो इस वाले प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है। ठीक है, मैग्नीज डाइक्लोराइड का मुझे अमाउंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। तो यहाँ पे देखो कैसे करोगे, एक मोल के रिस्पेक्ट में एक मोल बनता है, एक मोल के रिस्पेक्ट में क्या बनता है, एक बनता है। तो जब 4 होंगे तो 4 बनेगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 4 मोल। ठीक है ना भाई, अमाउंट आप मोल की टर्म्स में बता सकते हो, मास की टर्म्स में बता सकते हो, अगर गैस है तो वॉल्यूम के टर्म्स में भी अमाउंट बता सकते हो। तो मैंने मोल की टर्म्स में इसका अमाउंट बता दिया कि मैग्नीज डाइक्लोराइड के कितने मोल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, 4 मोल्स इसके प्रोड्यूस होंगे। इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये पहला केस है, नोट करो इसे, फिर इसमें और भी केसेस बनाते हैं। चलो आओ क्वेश्चंस करते हैं, अब जरा देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म वाटर। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और क्या मिल रहा है हमें, वाटर मिल रहा है। तो हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस गिव्स टू वाटर। ठीक है, वाटर मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो बीकर में हमने पहले तो रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। तो ये दो और ये दो, ठीक है, रिएक्शन क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। अब बीकर में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कितना ले रखा है, हाइड्रोजन गैस हमने 3 ग्राम ले रखा है, ऑक्सीजन गैस कितना ले रखा है, 29 ग्राम ले रखा है, 29 ग्राम। देखिए अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, लिमिटिंग रेजेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे लिमिटिंग रेजेंट, तो मैंने आपको बताया था, पहले आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन चेक करोगे कि एक्चुअल में यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना मास रिएक्ट हो रहा है और ऑक्सीजन का कितना मास रिएक्ट हो रहा है। तो रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हाइड्रोजन का 4 ग्राम रिएक्ट हो रहा है और ऑक्सीजन का 32 ग्राम रिएक्ट हो रहा है। तो 4 ग्राम पे आपका ये कितना रिएक्ट हो रहा है, 32 ग्राम रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, 4 ग्राम पे ये कितना रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन 32 ग्राम रिएक्ट हो रहा है। तो ये पता करो कि जब हाइड्रोजन का 1 ग्राम रिएक्ट होगा, तो 1 ग्राम को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन का कितना होगा, 32 अपॉन में 4। तो ये कितना आ गया आपका, 8 ग्राम आ गया। तो हाइड्रोजन का जब 1 ग्राम रिएक्ट होगा तो ऑक्सीजन का कितना रिएक्ट होगा, 8 ग्राम रिएक्ट होगा। अब बीकर में मैंने हाइड्रोजन कितना ऐड कर रखा है, 3 ग्राम ऐड कर रखा है। जब इसका 3 ग्राम रिएक्ट होगा तब देखो ऑक्सीजन का कितना ग्राम आपका बीकर में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कितना रिएक्ट करेगा वो। तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 8, तो ये कितना आ गया आपका, 24 ग्राम आ गया। मतलब बीकर में आपका ऑक्सीजन गैस है 24 ग्राम होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन का 3 ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, अब देख लो बीकर के अंदर क्या 24 ग्राम है, बिल्कुल है। यहाँ पे तो 5 ग्राम इसका एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका, एक्सेस रिएजेंट हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे आपका एक्सेस रिएजेंट हो गया, क्योंकि हमें 3 ग्राम को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए सिर्फ उसका 24 ग्राम ही होना चाहिए। पर बीकर में वो तो 29 ग्राम प्रेजेंट है, 5 ग्राम तो उसका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब वो जो 5 ग्राम एक्स्ट्रा है उससे तो कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट है। तो पहला वाला पार्ट देखो, पहले वाले पार्ट में क्या कहता है, विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आपका इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन गैस आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, अगला पार्ट देखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड। वाटर का मैक्सिमम अमाउंट बताना है कि कितना बनेगा यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना हो, प्रोडक्ट की यील्ड निकालनी हो, तो वो प्रोडक्ट की यील्ड या प्रोडक्ट का अमाउंट किस पे डिपेंड करता है, वो लिमिटिंग रेजेंट के अमाउंट पर डिपेंड करता है। क्योंकि रिएक्शन में जब तक लिमिटिंग रेजेंट प्रेजेंट है तब तक आपका दूसरा रिएक्टेंट भी प्रेजेंट होगा। तो दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपका लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हो जाता है तो फिर आपका जो एक्सेस वाला रिएजेंट होता है, एक्सेस वाला रिएक्टेंट है, वो रिएक्शन में प्रेजेंट होता है। तो वो अकेला तो आपका प्रोडक्ट बनेगा नहीं, बना नहीं सकता है। जैसे यहाँ पे आपका ऑक्सीजन गैस क्या है, लिमिटिंग ऑक्सीजन गैस आपका क्या है, एक्सेस में प्रेजेंट है।
उसका 5 ग्राम एक्स्ट्रा है। तो अगर आप 29 ग्राम के रिस्पेक्ट में, जितना ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है बीकर में 29 ग्राम, अगर आप 29 ग्राम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट का अमाउंट निकालोगे तो गलत आएगा, क्योंकि एक्चुअल में रिएक्शन में उसका 29 ग्राम रिएक्ट ही नहीं हो रहा है, वो तो सिर्फ 24 ग्राम ही रिएक्ट हो रहा है। 24 ग्राम के रिस्पेक्ट में निकालोगे तब सही आएगा, लेकिन अगर 29 ग्राम के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो गलत आएगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि उसका 29 ग्राम तो रिएक्शन में रिएक्ट ही नहीं हो रहा है, सिर्फ 24 ग्राम ही रिएक्ट हो रहा है। इससे बढ़िया है कि आप लिमिटिंग रेजेंट के रिस्पेक्ट में ही निकाल लो, क्योंकि लिमिटिंग रेजेंट जब प्रेजेंट होगा दूसरा रिएक्टेंट भी आपका वहां पे होगा, ठीक है ना? तो लिमिटिंग रेजेंट के रिस्पेक्ट में निकाल लो। तो इसमें देखो जरा क्या होगा, हाइड्रोजन का जब 4 ग्राम रिएक्ट होता है तो वाटर का कितना बनता है, 36 ग्राम बनता है। तो 4 ग्राम पे आपका ये कितना बन रहा है, 36 ग्राम बन रहा है। 4 ग्राम पे 36 ग्राम, तो 1 ग्राम पे कितना बन जाएगा, 36 अपॉन में 4, यानी कि 9 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, 9 ग्राम बन जाएगा। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो वाटर का हमने कितना, सॉरी हाइड्रोजन का कितना ले रखा है, 3 ग्राम ले रखा है। तो 3 ग्राम पे आपका वाटर कितना बनेगा, तो 3 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 27 ग्राम आ जाएगा, 27 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो वाटर का मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा, 27 ग्राम प्रोड्यूस होगा, 27 ग्राम यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट तो हो ही गया। दूसरा पार्ट, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का कितना मैक्सिमम अमाउंट बनेगा, 27 ग्राम बनेगा, ये हो गया। अगला पार्ट देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड है। तो जो आपका एक्सेस वाला है, एक्सेस वाला जो रिएक्टेंट है उसका कितना अमाउंट अनरिएक्टेड है, तो 24 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, और हमने बीकर में कितना ऐड कर रखा था, 29 ग्राम ऐड कर रखा था, तो 5 ग्राम उसका क्या है, अनरिएक्टेड है। 5 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, इसका अनरिएक्टेड है, तो ये आंसर हो गया 5 ग्राम। कोई दिक्कत किसी को इसमें, समझ में आ गया? चलो, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है, इसे नोट कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। इक्वल मासेस ऑफ आयरन एंड सल्फर आर हीटेड टुगेदर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आयरन और सल्फर का इक्वल मास रिएक्ट करवा रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है, फेरस सल्फाइड मिल रहा है। और बाद में पूछता है क्वेश्चन में कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, जो आपका एक्सेस वाला रिएक्टेंट है उसका जितना मास बचा हुआ है ओरिजिनल मास के रिस्पेक्ट में उसका फ्रैक्शन क्या होगा, वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लो जरा। तो आयरन की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, सल्फर के साथ। तो आयरन प्लस में सल्फर गिव्स टू फेरस सल्फाइड है। क्या मिल रहा है हमें, फेरस सल्फाइड मिल रहा है। कह रहा है कि दोनों का हम इक्वल मास यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो मैं डब्लू डब्लू ले सकता हूँ, डब्लू ग्राम इसका रिएक्ट कर रहा है, इसका भी डब्लू ग्राम ले लेते हैं। मतलब बीकर में हमने दोनों का डब्लू डब्लू ग्राम ले रखा है, इक्वल मास ले रखा है बीकर में। ठीक है, अभी हम एक वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि कॉन्स्ट ये डब्लू लेने से फिर एक वेरिएबल टर्म आ जाएगा, इससे बढ़िया इसे हटा ही दो। तो पहले तो देखो रिएक्शन के अंदर आयरन कितना रिएक्ट हो रहा है और सल्फर कितना रिएक्ट हो रहा है। आयरन आपका 56 ग्राम रिएक्ट हो रहा है, और सल्फर का कितना रिएक्ट हो रहा है, 32 ग्राम आपका रिएक्ट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का यहाँ पे मास सेम ले लेता हूँ बीकर में। बीकर में तो मैं कितना ले लेता हूँ, मान लो कि मैं 32 ग्राम ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, 32 ग्राम। तो दोनों का मैंने बीकर में कितना मास ले लिया है, सेम ले लिया है, 32 ग्राम ले लिया है। आप वैसे डब्लू भी ले सकते थे, लेकिन डब्लू लेने से फिर एक टर्म आ जाएगा, वो फिर आपको निकालना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप एक कांस्टेंट टर्म अपनी तरफ से ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, 5 ग्राम ले लो, 10 ग्राम ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे 32 ग्राम ले लिया है। दोनों का इक्वल मास रिएक्ट हो रहा है, 32 ग्राम। अब लिमिटिंग एजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो इधर, जब आयरन का जब आयरन का 56 ग्राम रिएक्ट होता है, जब आयरन का 56 ग्राम रिएक्ट होता है, तो सल्फर का कितना होता है, 32 ग्राम रिएक्ट होता है। सल्फर का 32 ग्राम रिएक्ट होता है। ठीक है ना, सल्फर का कितना हो रहा है, 32 ग्राम रिएक्ट हो रहा है। आप सिंपल देखो वैसे ही पता लगा सकते हो, सल्फर का 32 ग्राम जब रिएक्ट होता है तो इसका 56 ग्राम रिएक्ट होता है। ठीक है, और मैंने बीकर में 32 ग्राम ही ऐड कर रखा है, तो 32 ग्राम मैंने यहाँ पे, पर यहाँ पे देखो आयरन भी आपका 32 ग्राम ही ऐड हो रखा है। ठीक है ना, तो 32 ग्राम के लिए कितना होना चाहिए, 56 ग्राम होना चाहिए। पर यहाँ पर ये बीकर में कितना प्रेजेंट है, ये सिर्फ 32 ग्राम ही प्रेजेंट है, जबकि होना कितना चाहिए, 56 ग्राम होना चाहिए। भाई सल्फर का जब 32 ग्राम रिएक्ट करेगा तो 32 ग्राम को कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए
आयरन आपका बीकर में कितना होना चाहिए, कम से कम 56 ग्राम तो होना चाहिए, 56 ग्राम होना चाहिए। लेकिन मैंने कितना ऐड कर रखा है, 32 ग्राम ही ऐड कर रखा है ना? मैंने कितना ऐड कर रखा है, 32 ग्राम ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर ये आपका कितना है, यहाँ पर ये कितना कम है, ये आपका 24 ग्राम आपका यहाँ पर ये कम है, ठीक है ना? कितना कम है, 24 ग्राम आपका यहाँ पे ये कम है, ठीक है? तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, आयरन आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और ये आपका एक्सेस रिएजेंट हो गया, ठीक है? ये आपका क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया आयरन, और सल्फर क्या हो गया आपका, एक्सेस रिएजेंट हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। जो आपका एक्सेस वाला रिएक्टेंट है उसका जितना मास अनरिएक्टेड है, ओरिजिनल मास के रिस्पेक्ट में उसका फ्रैक्शन बताना है आपको, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो एक्सेस वाला कौन सा है आपका, ये 32 ग्राम है, ये रहा सल्फर वाला, सल्फर सल्फर वाला जो है वो आपका एक्सेस में है, पर इसका कितना अमाउंट एक्सेस में है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, आयरन का देखो 56 ग्राम जब रिएक्ट होता है तो सल्फर का 32 ग्राम रिएक्ट होता है, ठीक है? तो 1 ग्राम जब रिएक्ट करेगा तब कितना होगा, 32 अपॉन में 56 है। तो जब आयरन का 32 ग्राम रिएक्ट होगा तब सल्फर का कितना रिएक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 32 अपॉन में 56 इंटू 32 है। तो सल्फर का इतना ग्राम आपका रिएक्ट होगा, इतना ग्राम आपका रिएक्ट होगा, ठीक है? बात समझ रहे हो? तो जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं और निकाल लेते हैं कितना आ रहा है ये सॉल्व करने पे। तो 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 56 है, तो ये कितना हो रहा है आपका, 18.2857 ग्राम। तो आयरन का जब 32 ग्राम रिएक्ट होता है तो सल्फर का कितना रिएक्ट होता है, सिर्फ 18.2857 ग्राम रिएक्ट होता है, ठीक है ना? और जबकि बीकर में वो कितना प्रेजेंट है, 32 ग्राम प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस है कि सल्फर यहाँ पे क्या है आपका, एक्सेस में है। तो आयरन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, सल्फर आपका एक्सेस वाला रिएजेंट है, ठीक है? अब सल्फर का जो आपका अनरिएक्टेड अमाउंट है, अनरिएक्टेड इतना रिएक्ट हो रहा है, अनरिएक्टेड अमाउंट कितना है, अनरिएक्टेड अमाउंट निकाल लो, अनरिएक्टेड अमाउंट। तो अनरिएक्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा, 32 था, माइनस में रिएक्ट कितना हो रहा है, 18.2857 इतना रिएक्ट हो रहा है, ठीक है? अब इसे माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, तो ये आ रहा है आपका 13.714714 इतना आ रहा है आपका, ठीक है? तो सल्फर का अनरिएक्टेड अमाउंट कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अब ओरिजिनल मास के रिस्पेक्ट में इसका फ्रैक्शन बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन निकाल लेते हैं इसका ओरिजिनल मास के रिस्पेक्ट में। तो 13.7142 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास इसका कितना है, 32 है, तो डिवाइडेड बाय 32 कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 32 है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया 0.428 है। अप्रॉक्स कितना ले लेते हैं, 0.43 ले लेते हैं, तो इसका फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 0.43 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए? नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया सबने नोट? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें फर्क है। यहाँ पे देखो, इक्वल वेट्स ऑफ एक्स एटॉमिक वेट दे रखा है 36 एंड वाई एटॉमिक वेट 24 आर रिएक्टेड टू फॉर्म द कंपाउंड X2 Y3। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, एक्स एंड वाई, इन दोनों को कंबाइन करते हैं और क्या मिलता है हमें, X2 Y3 मिलता है, ठीक है? तो रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, ये 2x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 2x प्लस में 3y, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसका एटॉमिक वेट है, x का और y का एटॉमिक वेट दे रखा है। x का एटॉमिक वेट दे रखा है 36 और y का एटॉमिक वेट दे रखा है 24। तो इसमें यहाँ पे पता कर लेते हैं कि x और y का कितना मास रिएक्ट हो रहा है। तो x का आपका 36 है, तो दो के लिए कितना हो जाएगा, 72 ग्राम हो जाएगा, 72 ग्राम। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 24 इंटू 3, ये भी कितना आ जाएगा, 72 ग्राम आ जाएगा। मतलब x का जब 72 ग्राम रिएक्ट होता है तो y का भी 72 ग्राम ही रिएक्ट होता है।
और इक्वल वेट कह रहा है तो हमने 72 ग्राम ही बीकर में ऐड कर रखा है। मान लो कि हमने यही अमाउंट ऐड कर रखा है, आप कुछ भी ले सकते हो, आप 10 ग्राम भी ले सकते हो। भाई 72 पे 72 रिएक्ट कर रहा है, मतलब 1 ग्राम पे 1 ही ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो 5 ग्राम पे 5 ग्राम ही रिएक्ट होगा, 10 ग्राम पे 10 ग्राम ही रिएक्ट होगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि रिएक्शन के अंदर दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो आपके कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या कहता है, एक्स इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, गलत है क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है। वाई इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये भी गलत है आपका। नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर, हाँ ये ठीक है, इसमें आपका कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा क्योंकि वो दोनों ही कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, तो कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखो, मास ऑफ X2Y3 फॉर्म्ड इज डबल द मास ऑफ एक्स टेकन, मतलब X2Y3 का जो मास आपका बन रहा है वो एक्स के मास के, मतलब जितना एक्स का मास हमने लिया है उसका डबल है। तो आप निकाल लो यहाँ पर ये कितना आ रहा है, X2Y3 का मास कितना बन रहा है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 72 प्लस में 72, तो ये कितना हो गया 144 ग्राम। ठीक है, तो X2Y3 का जो मास है वो एक्स के मास का जितना हमने लिया है उसका डबल ही तो है, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके मतलब दो ऑप्शंस करेक्ट है, सी और डी करेक्ट ऑप्शन है। और यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर करेक्ट। नोट करो, फिर एक फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, कर लो फटाफट, नोट करो इसे। चलो देखो जरा एक बार फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, कार्बन प्लस में कार्बन की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, सल्फर के साथ, प्लस में सल्फर गिव्स टू कार्बन डाइसल्फाइड। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। ठीक है, अब बीकर में देखो कार्बन का हमने कितना ग्राम ऐड कर रखा है, 4 ग्राम ऐड कर रखा है। सल्फर कितना ऐड कर रखा है, 8 ग्राम ऐड कर रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मच कार्बन डाइसल्फाइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट एंड व्हाट विल बी इट्स परसेंटेज प्योरिटी। तो यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब कार्बन डाइसल्फाइड कितना बनेगा और उसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो लिमिटिंग एजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, लिमिटिंग एजेंट देख लेते हैं एक बार जरा। तो देखो पहले अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देख लो, कार्बन का जब 12 ग्राम रिएक्ट होता है, कार्बन का जब 12 ग्राम रिएक्ट होता है तो सल्फर का कितना होता है यहाँ पर 64 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 64 अपॉन में 12 हो जाएगा, और 4 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, तो 64 अपॉन में 12 इंटू 4, तो इससे काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 64 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ गया मेरा, ये आ रहा है 21.33 ग्राम आ रहा है। तो कार्बन का 4 ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए बीकर में सल्फर कितना होना चाहिए, 21.33 ग्राम होना चाहिए, जबकि बीकर में सल्फर कितना प्रेजेंट है, 8 ग्राम ही प्रेजेंट है। इसका मतलब है कार्बन का जब 4 ग्राम पूरा रिएक्ट होगा उससे पहले सल्फर खत्म हो चुका होगा, तो सल्फर यहाँ पे क्या आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ये क्या आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, और कार्बन क्या है आपका एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, अब कार्बन यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट है, तो कार्बन का यहाँ पे कितना अमाउंट रिएक्ट हो रहा है और कितना बचा हुआ वो पता कर लेते हैं। तो उल्टा करते हैं आप जरा, तो सल्फर का देखो जब 64 ग्राम रिएक्ट होता है तो कार्बन का कितना रिएक्ट होता है, 12 ग्राम रिएक्ट होता है, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 64 हो जाएगा। तो कार्ब सल्फर का जब 8 ग्राम रिएक्ट होगा तब कार्बन का कितना होगा वो निकाल लेते हैं, तो 12 अपॉन में 64 इंटू 8 है, तो इससे काटूंगा तो ये 8 हो जाएगा, और ये काटूंगा तो 4 से काट देता हूँ, तो 2 और ये 3 है, तो इसका मतलब है कि ये 1.5 ग्राम ही रिएक्ट होगा। मतलब सल्फर का जब 8 ग्राम रिएक्ट होगा तो कार्बन का कितना रिएक्ट होगा, 1.5 ग्राम रिएक्ट होगा, जबकि बीकर में वो कितना प्रेजेंट है, 4 ग्राम प्रेजेंट है, तो उसका कितना अमाउंट अनरिएक्टेड है, अनरिएक्टेड अमाउंट निकाल लो, अनरिएक्टेड अमाउंट। तो अनरिएक्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 ग्राम उसका प्रेजेंट है, 1.5 ग्राम ही रिएक्ट हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 2.5 ग्राम उसका अनरिएक्टेड है। ठीक है ना, तो कार्बन का यहाँ पे अनरिएक्टेड अमाउंट कितना है 2.5 ग्राम है। तो सल्फर यहाँ पे एज ए लिमिटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा, प्रोडक्ट की जो ईल्ड होगी वो कार्बन डाइसल्फाइड का जो अमाउंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सल्फर के अमाउंट पे ही डिपेंड करेगा, मतलब लिमिटिंग एजेंट के अमाउंट पे ही डिपेंड करेगा। तो निकाल लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड का कितना अमाउंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो इससे पता कर लेते हैं। तो जब सल्फर का 64 ग्राम रिएक्ट होता है, 64 ग्राम रिएक्ट होता है,
तो ये कितना होता है 64 प्लस में 12, तो 64 प्लस में 12, ये कितना हो गया 6 और ये 7, 76 ग्राम। तो 76 ग्राम आपका कार्बन डाइसल्फाइड बनता है। तो 1 ग्राम पे कितना हो जाएगा 76 अपॉन में 64, और सल्फर कितना बीकर में 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 76 अपॉन में 64 इंटू 8 है। तो इसे काटूंगा तो 8, और ये कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 76 को, तो ये 9.5 करके कुछ आएगा, 76 डिवाइडेड बाय 8 है, तो ये कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा, 9.5 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइसल्फाइड कितना बन रहा है 9.5 ग्राम बन रहा है। ठीक है, तो एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया इसका। कार्बन डाइसल्फाइड का मैक्सिमम अमाउंट कितना बन रहा है 9.5 ग्राम बन रहा है। अब मुझे इसकी परसेंटेज प्योरिटी बतानी है। अब देखो परसेंटेज प्योरिटी यहाँ पे कैसे निकालोगे। अब देखो, आपने रिएक्शन जब स्टार्ट किया था तो कार्बन और सल्फर से स्टार्ट किया था। आपने कार्बन कितना ऐड करा था 4 ग्राम कार्बन ऐड करा था, और सल्फर कितना ऐड किया था 8 ग्राम ऐड करा था। तो सल्फर का जितना अमाउंट ऐड किया है वो तो सारा रिएक्ट हो गया, लेकिन कार्बन का 4 ग्राम में से सिर्फ 1.5 ग्राम ही रिएक्ट हो रहा है, और 2.5 ग्राम उसका बीकर में वैसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको बीकर में एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बीकर में आपको क्या मिलेगा, एक तो कार्बन मिलेगा, कार्बन का कितना अमाउंट मिलेगा आपको 2.5 ग्राम मिलेगा, और कार्बन डाइसल्फाइड मिलेगा, कार्बन डाइसल्फाइड का अमाउंट कितना मिलेगा 9.5 ग्राम मिलेगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट आपको बीकर में कितना मिलेगा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा आपको। तो प्रोडक्ट वाला जो अमाउंट है वो कितना है 9.5 ग्राम, और जो आपका रिएक्टेंट अनरिएक्टेड है, जो रिएक्टेंट आपका अनरिएक्टेड है उसका अमाउंट कितना है 2.5 ग्राम है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल अमाउंट बीकर में कितना हो गया, टोटल अमाउंट बीकर में कितना हो गया 9.5 है प्लस में 2.5 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 12 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 ग्राम। तो बीकर में आपको टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 12 ग्राम मिलेगा। अब इस 12 ग्राम में से प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है 9.5 ग्राम ही है, तो परसेंटेज प्योरिटी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट जितना है बीकर में वो आप ऊपर लिखो 9.5 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो भाई टोटल अमाउंट कितना है बीकर में 12 ग्राम है, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देता हूँ, इंटू 100 कर देता हूँ। अब इसकी परसेंटेज प्योरिटी यहाँ से निकाल लो। तो देखो डेसिमल हटाऊंगा तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो गया 950 है, तो 950 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 79 के करीब आएगा। तो इज इक्वल टू 79.16 परसेंटेज है, मतलब 79.2% आएगा। इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ रही है 79.2% आ रही है। बात समझ रहे हो। ठीक है, तो ये आपका ठीक है चौथा क्वेश्चन था, इसे नोट करो। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ 1 मोल ऑफ N2 एंड 4 मोल्स ऑफ H2 आर अलाउड टू रिएक्ट इन ए वेसल, एंड आफ्टर रिएक्शन वाटर इज एडेड है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन की हम रिएक्शन करा रहे हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करा रहे हैं। भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब भी रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, अमोनिया ही बनेगा। ठीक है, तो गिव्स टू 2NH3 अमोनिया, तो रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये हो गया 3। ठीक है, तो N2 गैस प्लस में 3H2 गैस गिव्स टू अमोनिया गैस है, और मैंने क्या किया फिर बाद में वाटर ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया इसका एक्वा सॉल्यूशन मिल गया, अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन मिल गया। और आपको मालूम है जैसे हम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, तो मैंने उसका एक एक्वा सॉल्यूशन लिया और उसको मैं किससे रिएक्ट करवा रहा हूँ, HCl के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, HCl के 1 मोल के साथ कंप्लीट रिएक्शन करवा रहा हूँ। तो आगे भी रिएक्शन हो रही है, तो हम अमोनिया की रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ, HCl के साथ। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ये मुझे अमोनियम क्लोराइड मिल गया। ठीक है, तो यहां पर आपका जितना भी अमोनिया प्रोड्यूस हुआ होगा, जितना भी अमोनिया प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, उसको हमने क्या किया 1 मोल ऑफ HCl के साथ कंप्लीट रिएक्शन करा दिया है। मतलब अमोनिया जितना मिल रहा है आपको, मान लो कि मुझे नहीं पता कितना मिल रहा है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, पर इस रिएक्शन के बेसिस पे क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस है, तो HCl का अगर 1 मोल है, 1 मोल, तो अमोनिया का भी 1 मोल यही रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ पे HCl का 1 मोल ऐड करूंगा तो उसका 1 मोल अमोनिया के 1 मोल को ही कंप्लीटली रिएक्ट करवा पाएगा, 1 मोल को ही कंप्लीटली रिएक्ट करा पाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अमोनिया का आपको 1 मोल ही मिल रहा है, 1 मोल ही मिल रहा है। बात समझ रहे हो।
तो 1 मोल 1 मोल है, 1 मोल और 1 मोल, क्योंकि HCl का आपको रिएक्शन में 1 मोल दे रखा है, तो इसने कहा है कि उस एक्वस सॉल्यूशन के लिए HCl का 1 मोल रिक्वायर्ड होता है फॉर द कंप्लीट रिएक्शन है। कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए HCl का 1 ही मोल लगता है, तो इसका मतलब है कि अमोनिया भी यहाँ पे 1 ही मोल प्रेजेंट होगा, क्योंकि 1 मोल के लिए 1 ही मोल रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अमोनिया का 1 मोल प्रोड्यूस करना है। कितना प्रोड्यूस करना है? 1 मोल प्रोड्यूस करना है। आप समझ गए? तो ये हो गया। आगे देखो क्या कहता है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इन द गैस मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन। तो आपको बताना है कि जब रिएक्शन हो जाएगा, कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, तब आपको बताना है कि हाइड्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन कितना बचेगा। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन गैस बिल्कुल बचेगा ही बचेगा। नाइट्रोजन गैस देखो बीकर में कितना पड़ा हुआ है, 1 मोल पड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन गैस कितना पड़ा हुआ है, इसके 4 मोल्स पड़े हुए हैं, 4 मोल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और आपको हाइड्रोजन गैस का क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है कि कितना बच जाएगा, ये बताना आपको। कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे अमोनिया का 1 मोल प्रोड्यूस करना है, तो यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो, यहां पे अमोनिया का 2 मोल प्रोड्यूस होता है, तो 2 मोल प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल्स लगते हैं, है ना भाई। अमोनिया का 2 मोल प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल्स लगते हैं, तो 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए कितने लगेंगे भाई? 3/2 लगेंगे। कितने लगेंगे? 3/2। तो इसके 4 मोल्स हैं, तो 4 मोल्स में से 3/2 आपके रिएक्ट हो गए, तो बचे कितने? ये आपका 8 माइनस में 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा? 5/2। तो हाइड्रोजन के 5/2 मोल्स बच जाएंगे। ठीक है ना, फिर से सुन लो, अमोनिया के 2 मोल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल्स लगेंगे। 3 मोल्स जब उसके रिएक्ट होंगे तब जाके अमोनिया के 2 मोल्स आपके प्रोड्यूस होंगे। तो 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए सॉरी, अमोनिया के 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल्स यहाँ पे रिएक्ट होंगे? 3/2 मोल्स इसके रिएक्ट होंगे। एक मोल को प्रोड्यूस करने के लिए, तो 3/2 मोल्स इसके रिएक्ट होंगे। तो हाइड्रोजन के 4 मोल्स बीकर में पड़े हुए थे, तो 4 में से आपके 3/2 मोल्स रिएक्ट हो गए, तो बचे कितने? 5/2 मोल्स बचे। अब इसके देख लो जरा, नाइट्रोजन गैस के कितने मोल्स बचेंगे। तो यहां पे देखो, अमोनिया के 2 मोल्स को प्रोड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन के 1 मोल्स लगते हैं, तो 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए कितने लगेंगे? आधे लगेंगे। तो इसका 1 मोल है, इसमें से आधा रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना भाई? ये आधा बच गया। तो आपको बीकर में नाइट्रोजन गैस कितना मिला? नाइट्रोजन गैस कितना मिला? आधा मिला। हाइड्रोजन गैस कितना मिला? हाइड्रोजन गैस कितना मिला? 5/2 मिला। तो आपको बीकर में टोटल कितना मिला? टोटल मोल्स कितने मिल गए? हाफ प्लस में 5/2, तो ये कितना आ जाएगा? 6/2। ये कितना आ जाएगा? 6/2 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो टोटल मोल्स आपको इतने मिल जाएंगे, 6/2 मतलब 3 आ गया। ठीक है ना, 3 हो गया। समझ गए? अब आपको इसका मोल फ्रैक्शन बताना है, निकाल लो मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, पर ये बचे हुए का मोल फ्रैक्शन बताना है, बचे हुए का टोटल के रिस्पेक्ट में। तो हाइड्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन कितना बचा हुआ है? 5/2 बचा हुआ है, अपॉन में टोटल मोल्स कितने? 6/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया? 5/6 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? 5/6। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ गए? नोट करो, और फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया सबने भाई? अगला क्वेश्चन देखो जरा, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखो जरा, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, आई थिंक 20 या 21 में आ रखा है। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, देखो इधर, यहाँ पे देखो, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। एल्युमिनियम की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है। कर देते हैं भाई, एल्युमिनियम की रिएक्शन करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो एल्युमिनियम की रिएक्शन कराओगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आपको मालूम है कि एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसमें से हाइड्रोजन को निकाल देगा, क्या बनाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस प्लस में हाइड्रोजन गैस है, आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं, ये लगा दिया 2 और ये लगा दिया 3 है, तो होगी मेरी रिएक्शन बैलेंस है। तो ये होगी रिएक्शन बैलेंस है। आगे क्या कहता है? फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट बन रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस? क्योंकि ये गैस है, तो वो भाई आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है, लेकिन वो किस कंडीशन में पूछ रहा है? एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm के प्रेशर पे पूछ रहा है। अगर वो एसटीपी बोल देता है, जैसे 273 केल्विन एंड प्रेशर 1 atm,
मैं डायरेक्ट वॉल्यूम बता देता। एक मोल के लिए वॉल्यूम इस कंडीशन पे, एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर्स होता है। लेकिन उसने वॉल्यूम इस कंडीशन पे पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फिर से लगा देंगे वहां पे, फिर वहीं से तो वॉल्यूम निकालते हैं, तो हम इस कंडीशन पे वहां से वॉल्यूम निकाल लेंगे। पर पहले ये तो पता कर लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि वो तो एक मोल के लिए हमें मालूम था, एक मोल के लिए हमने उस कंडीशन पे वो वॉल्यूम निकाला था। मुझे यहाँ पे नहीं पता ना कि हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर ये पता लग जाएंगे तो मैं इस कंडीशन पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूंगा। समझ गए? आगे देखो क्या कहता है, व्हेन 5.4 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम एंड 50 ml ऑफ 5 मोलर H2SO4। तो मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम कितना ऐड कर रखा है, 5.4 ग्राम, और सल्फ्यूरिक एसिड कितना ले रखा है, इसका 5 इसकी मोलारिटी, और वॉल्यूम कितना 50 ml। तो 50 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन है, 50 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहां से सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकाल लो, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मोलारिटी कितनी है, 5 है, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम एमएल में लिखोगे तो मिलीमोल्स निकल के आएंगे। ठीक है ना, तो वॉल्यूम किस में लिखना पड़ेगा, लीटर में। तो 50 डिवाइडेड बाय 1000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, 0.25 हो गया। आप समझ रहे हो? तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कितने निकल के आ रहे हैं, 0.25 मोल्स इसके निकल के आ रहे हैं। एल्युमिनियम के भी मोल्स निकाल लेते हैं, तो एल्युमिनियम के मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होता है, 27 होता है, तो इससे अगर काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो एल्युमिनियम के मोल्स कितने निकल के आ रहे हैं, 0.2 आ रहे हैं। अब यहां पर देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, एल्युमिनियम के जब 2 मोल्स रिएक्ट होते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के 3 मोल्स रिएक्ट होते हैं। तो भाई 2 के लिए 3 है, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो 0.2 के लिए कितना हो जाएगा, तो 3/2 इंटू 0.2, तो इससे काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.1, तो ये हो गया 0.3 मोल्स। इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड के बीकर के अंदर एटलीस्ट कम से कम 0.3 मोल्स ही होने, 3 मोल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाके आपका एल्युमिनियम का 0.2 मोल्स कंप्लीटली रिएक्ट हो पाएगा। क्या बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड के 0.3 मोल्स प्रेजेंट है, नहीं है, 0.25 है। भाई देखो 0.3 होता या 0.3 से ज्यादा होता तो ये इसको कंप्लीटली रिएक्ट करवा देता, लेकिन यहां पर क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड के इतने मोल्स है ही नहीं, कितने, 0.25 है, 0.25 है। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड एज ए लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, और ये आपका एक्सेस वाले रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। समझ गए इतनी बातें? ठीक है, चलो, तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के कितने, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ये आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सल्फ्यूरिक एसिड के जब 3 मोल्स रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन के 3 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो एक पे एक चल रहा है, एक पे एक चल रहा है, तो 0.25, इसके 0.25 मोल्स है ना, तो 0.25 मोल्स पे ये कितना मिलेगा, 0.25 ही मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं पता लग गया, 0.25 है। अब निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक मिनट जरा इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो इधर, अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस के मोल्स मुझे पता लग गया कितने, 0.25 प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से मैं क्या करूंगा, इसका वॉल्यूम निकाल लूंगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन में पी। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.25। आर की वैल्यू कौन सी पुट करनी है, 0.0821, क्वेश्चन में गिवन है वैसे। ठीक है ना, 0.0821, और टेम्परेचर कितना है आपका, यहाँ पर 300 केल्विन टेम्परेचर है, 300 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर कितना है, 1 है। तो इसे आप सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 6.15 लीटर्स। बात समझ गए? तो ये कितना आ जाएगा, 6.15 लीटर्स आ जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है इस कंडीशन पे, एसटीपी कंडीशन नहीं है ये। एसटीपी कंडीशन कौन सा होता है, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटीएम, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300 केल्विन टेम्परेचर है, और प्रेशर 1 एटीएम दे रखा है। तो प्रेशर तो ठीक है, टेम्परेचर आपका वो नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हमने निकाल लिया। तो आप किसी भी कंडीशन पे इस इक्वेशन से उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, पर इसके लिए आपको मोल्स पता होने चाहिए। तो हमने मोल्स निकाल लिया यहाँ से,
और वो हमने कैसे निकाला, लिमिटिंग एजेंट फाइंड आउट करके, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट है, तो नोट कर लो। तो ये था आपका लिमिटिंग एजेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका अब स्टोइकियोमेट्री पूरा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक में स्टोइकियोमेट्री में मैंने आपको सारे टर्म्स करा दिए हैं। मैंने आपको परसेंटेज प्योरिटी बता दिया है, परसेंटेज यील्ड बता दिया है, परसेंटेज लॉस के क्वेश्चंस कराए हैं, परसेंटेज लॉस परसेंटेज गेन के क्वेश्चन करा दिए हैं, और ये लास्ट हमने लिमिटेड एजेंट कर लिया, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो इसमें सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी। आप खुद से आप ट्राई करो, अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो फिर आप बाद में मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन करेंगे, जिसमें हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। जिसने नोट नहीं किया इसे नोट कर लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम क्लास, ठीक है ना, यहीं पे एंड कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही है, लिमिटिंग एजेंट तक ही है बस हम, ठीक है। नोट कर लो, कर लिया भाई सबने, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्लास एंड कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, गुड बाय।